मिस्चीफ रूल। मिस्चीफ रूल क्या होता है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी देखेंगे। मान लीजिए कोई एक्ट है, कोई कानून है जिसके अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग है। जैसे यहाँ पर इस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग है, मीनिंग 1, मीनिंग 2, मीनिंग 3, मीनिंग 4। अब इन मीनिंग्स में से कौन सा मीनिंग इस वर्ड के लिए यूज़ किया जाएगा, इसके लिए हम देखते हैं इस एक्ट को, इस कानून को बनाने वाले लेजिस्लेटर्स की क्या इंटेंशन थी, क्या मंशा थी, किस पर्पज़ के लिए उन्होंने यह एक्ट बनाया। तो किसी भी एक्ट को, किसी भी कानून को बनाने का पर्पस, उसको बनाने का ऑब्जेक्ट होता है किसी भी प्रकार की मिसचीफ को सप्रेस करना और रेमेडी को एडवांस करना। इसका मतलब हुआ किसी भी प्रकार की मिसचीफ को सप्रेस करना, किसी भी प्रकार की बुराई को ख़त्म करना, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट को हटाना, किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करना और उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो जो भी मीनिंग मिसचीफ को सप्रेस करेगा, बुराई को ख़त्म करेगा, डिफेक्ट को हटाएगा, किसी भी प्रकार की कमी को पूरा करेगा और उसके लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, तो वह मीनिंग उस वर्ड के लिए यूज़ किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मीनिंग 3 जो है वह मिसचीफ को सप्रेस कर रहा है, बुराई को ख़त्म कर रहा है, डिफेक्ट को हटा रहा है, कमी को पूरा कर रहा है और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यह मीनिंग इस वर्ड को दिया जाएगा। तो यह तो था मिसचीफ रूल का कॉन्सेप्ट। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में कोई व्यक्ति था, वह सुपारी में अडल्ट्रेशन कर रहा था, सुपारी में मिलावट कर रहा था। जब यह केस कोर्ट में गया, उस व्यक्ति ने कहा कि फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो फूड की डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन में सुपारी नहीं आती, इसलिए यह एक्ट मेरे पे अप्लाई ही नहीं होगा। कोर्ट ने फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का पर्पस देखा कि किस पर्पस के लिए यह एक्ट बनाया गया था। तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का पर्पस जो था वह था कि फूड में एडल्ट्रेशन को रोका जाए, खाने में मिलावट को रोका जाए। तो इस एक्ट के पर्पस के अकॉर्डिंग कोर्ट ने फूड को मीनिंग दिया, फूड को डेफिनेशन दी। कोर्ट ने कहा कि जो भी चीज़ मुंह के द्वारा कंज्यूम की जाती है वह फूड कहलाएगी, जो भी चीज़ ओरली कंज्यूम की जाती है वह फूड कहलाएगी। तो सुपारी भी मुंह के द्वारा कंज्यूम की जाती है, ओरली कंज्यूम की जाती है, तो सुपारी भी फूड के अंतर्गत आती है, फूड की कैटेगरी में आती है। इसलिए फूड में मिलावट करना जुर्म है, सुपारी में मिलावट करना जुर्म है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। जब भी कोर्ट मिसचीफ रूल को अप्लाई करती है तो कुछ चीज़ें कंसीडर करती है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। वह क्या चीज़ें हैं, वह कौन से पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखा जाता है? वह है कि पुराना कानून क्या था, उस कानून में क्या डिफेक्ट था, क्या मिसचीफ थी, उस डिफेक्ट, उस मिसचीफ को ख़त्म करने के लिए क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई और उस रेमेडी का क्या रीज़न था, क्या कारण था। तो इन चारों बातों को ध्यान रखा जाता है जब भी मिसचीफ रूल अप्लाई किया जाता है। अब थ्योरी देखते हैं। मिसचीफ रूल के और क्या नाम है? मिसचीफ को हेडेंस रूल भी कहा जाता है और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ हेडेंस रूल या फिर व्हाट इज़ पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, तो आपको मिसचीफ रूल के बारे में ही लिखना है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के रूल्स का सबसे पुराना रूल है। इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी इन द वर्डिंग ऑफ अ स्टैट्यूट इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू यूज़ इधर लिटरल और गोल्डन रूल। जब भी किसी स्टैट्यूट, किसी कानून के वर्ड्स में एम्बिग्यूटी होती है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में लिटरल और गोल्डन रूल को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट्स ओपन है, कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वह मिसचीफ रूल को अप्लाई करे। टू इंटरप्रेट द एम्बिग्यूटी द कोर्ट लुक एट द रैशनल रीज़न ऑफ द लेजिस्लेशन। इस एम्बिग्यूटी को इंटरप्रेट करने के लिए कि कौन सा मीनिंग उस वर्ड के लिए यूज़ किया जाएगा, इसके लिए वह उस लेजिस्लेशन, उस कानून के रीज़न को देखती है, रैशनल को देखती है, उस कानून के पर्पस को देखती है, किस पर्पस के लिए वह कानून बनाया गया है। कोर्ट अज्यूम करती है कि किसी भी कानून में यूज़ किए गए वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस कानून को बनाने का रीज़न, उस कानून को बनाने का पर्पस, इसलिए वह मोर पर्पसिव अप्रोच यूज़ करती है। यह पर्पस की जगह पर्पसिव है। तो कोर्ट
मोर पर्पसिव अप्रोच को यूज़ करती है, मतलब कि पर्पस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उस एक्ट के रीज़न पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और किसी भी कानून का पर्पस क्या होता है? टू सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी, कि किसी प्रकार की बुराई को ख़त्म करना, किसी प्रकार के डिफेक्ट को हटाना, किसी प्रकार की कमी को पूरा करना और उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। जब भी कोर्ट मिसचीफ रूल को अप्लाई करती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कुछ चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। वह हैं कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट, व्हाट वाज द डिफेक्ट इन दैट लॉ, द रेमेडी विच द पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द डिफेक्ट एंड द एक्चुअल रीज़न फॉर द रेमेडी। मतलब इस एक्ट से पहले कानून क्या था, उस कानून में क्या डिफेक्ट था, उस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए या एड्रेस करने के लिए, रिड्रेस करने के लिए पार्लियामेंट क्या रेमेडी लाई और उस रेमेडी का क्या रीज़न था। कभी कभी ये चारों पॉइंट्स जो हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें कोर्ट कंसिडर करती है मिसचीफ रूल को अप्लाई करते समय। अब मिसचीफ रूल को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। When there is a ambiguity in the words of a statute, that is, if more than one meaning is possible, then the courts should give a meaning which will suppress the mischief and advance the remedy. जब भी किसी स्टैट्यूट के वर्ड्स में एम्बिग्यूटी होती है, उसके एक से ज़्यादा मीनिंग पॉसिबल होते हैं, उस कंडीशन में कोर्ट ऐसा मीनिंग देगी जो मीनिंग मिसचीफ को सप्रेस करता है और रेमेडी को एडवांस करता है। जब भी यह प्रिंसिपल, यह रूल अप्लाई करती है कोर्ट जानना चाहती है कि उस इनेक्टमेंट, उस कानून को बनाने के पीछे जो लेजिस्लेटर्स की रियल इंटेंशन क्या थी, क्या मंशा थी, क्या ऑब्जेक्ट था, किस पर्पस के लिए उन्होंने वह कानून बनाया। नेम्स जो हैं मिसचीफ रूल के, हेडेंस रूल और पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, ये क्यों दिए गए हैं? हेडेंस रूल क्यों दिया गया है? क्योंकि यह रूल जो है मिसचीफ रूल सबसे पहले हेडेंस के केस में अप्लाई किया गया था 1584 में, इसलिए इसको हेडेंस रूल भी कहा जाता है। पर्पसिव कंस्ट्रक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मेन फोकस, मेन एम्फेसिस जो होता है, मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है उस कानून के पर्पस को, उसके ऑब्जेक्ट को, इसलिए इसको पर्पसिव कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है स्मिथ एंड ह्यूग्स का। इस केस में क्या था? स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट के अंतर्गत यदि स्ट्रीट में चलने वाले व्यक्तियों को प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह सॉलिसिट करती हैं, बुलाती हैं प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो वह एक क्राइम माना जाएगा। तो प्रोस्टिट्यूट्स क्या करने लगीं? वह स्ट्रीट के साइड में उनकी बालकनी और विंडो वगैरह थी, वहाँ से लोगों को बुलाने लगीं। जब ये केस कोर्ट में गया तो प्रोस्टिट्यूट्स ने कहा कि हम खुद तो स्ट्रीट में नहीं हैं, इसलिए यह कानून हम पे अप्लाई नहीं होगा, हम तो विंडो पे हैं, हम स्ट्रीट के अंदर नहीं हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप विंडो पे बैठे हैं या फिर स्ट्रीट में हैं, जब तक कि जो लोग चल रहे हैं स्ट्रीट में उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो यह कानून अप्लाई होगा, चाहे आप कहीं भी बैठे हों, लेकिन जो बुलाया जा रहा है वह लोग तो स्ट्रीट में चल रहे हैं, इसलिए यह कानून आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो क्या था? अंडर स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट इट वाज अ क्राइम फॉर प्रोस्टिट्यूट्स टू लॉइटर और सॉलिसिट ऑन द स्ट्रीट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। इस एक्ट के अंतर्गत यह क्राइम था कि कोई प्रोस्टिट्यूशन के पर्पस के लिए स्ट्रीट में चलने वाले लोगों को सॉलिसिट, लॉइटर करे, उनको बुलाए। डिफेंडेंट्स जो थी, प्रोस्टिट्यूट जो थी, उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट्स जो थी वह लोगों को जो स्ट्रीट्स में चल रहे थे उनको बालकोनीज़ और विंडोज़ से बुला रही थी, विंडोज़ को, खिड़कियों को खटका के या फिर बालकोनीज से आवाज़ दे के वह स्ट्रीट में चलने वाले लोगों को बुलाती थी। उन्होंने कहा कि दे वर नॉट देमसेल्व्स इन द स्ट्रीट, देयरफॉर दे फेल आउटसाइड द डेफिनेशन। क्योंकि वह खुद स्ट्रीट में नहीं थी, इसलिए वह इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आती। तो जज ने क्या कहा? इट मैटर्स लिटिल वेदर द प्रोस्टिट्यूट इज सॉलिसिटिंग वाइल इन द स्ट्रीट और ऑन बालकनी और एट विंडो। इन ईच केस सॉलिसिटेशन इज प्रोजेक्टेड टू एंड एड्रेस टू somebody walking in the street and the defendant were found guilty। जज ने क्या कहा? जज ने कहा कि यह बहुत ही कम मैटर करता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्ट्रीट में हो या फिर बालकोनी में हो या फिर विंडो से बुला रही हो। मेन चीज़ जो है वह है कि जो बुलाया जा रहा है वह व्यक्ति स्ट्रीट पे है, स्ट्रीट पे चलने वाले व्यक्ति को बुलाया जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, इसलिए
यह एक्ट आप पे अप्लाई होगा, इसलिए डिफेंडेंट जो हैं प्रोस्टिट्यूट जो थी उनको गिल्टी फाउंड किया गया। केस लॉ लिखने के लिए आप लिख सकते हैं प्यारेलाल वर्सेस रामचंद्र, यह सुपारी वाला केस है। एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। एक्यूज्ड वॉज चार्ज्ड विद यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर इन सुपारी फॉर स्वीटनिंग। एक्यूज जो था सुपारी के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला रहा था उसको और मीठा करने के लिए। तो एक्यूज ने आर्ग्यू किया कि सुपारी जो है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो फूड की डेफिनेशन है, फूड की कैटेगरी है, उसमें सुपारी आती ही नहीं है। कोर्ट ने कहा डिक्शनरी मीनिंग इज़ नॉट ऑलवेज द करेक्ट मीनिंग एंड अप्लाइड मिस्चीफ रूल। कोर्ट ने कहा कि किसी भी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग जो है वह हमेशा करेक्ट मीनिंग नहीं होता। कोर्ट ने मिस्चीफ रूल अप्लाई किया एंड हेल्ड दैट वर्ड फूड इज कंज्यूमेबल बाय माउथ एंड ओरली, सो सुपारी कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फूड इन द एक्ट। कोर्ट ने जो वर्ड है फूड, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग जो दिया वह दिया कि जो भी चीज़ मुंह के द्वारा कंज्यूम की जाती है, ओरली ली जाती है, वह फूड कहलाती है, और सुपारी भी मुंह के द्वारा ली जाती है, इसलिए वह भी फूड की कैटेगरी में आती है। दूसरा केस लॉ लिखना हो तो उसमें लिख दीजिए रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वर्सेस श्री कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इस केस में क्या था कि एक इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री में 4 यूनिट्स थी। इन चारों यूनिट्स के टोटल एम्प्लॉयज़ जो थे टोटल मिला के 50 से ज़्यादा थे, और क्योंकि यह 50 से ज़्यादा थे तो इस केस में इस इंडस्ट्री के ऊपर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट अप्लाई होता था, जिसके अंतर्गत इस फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दिए जाने थे। तो इस इंडस्ट्री के मालिक ने क्या किया, इन चारों यूनिट्स को अलग अलग कर दिया। तो सब में 50 से कम, सभी यूनिट्स में 50 से कम एम्प्लॉयज़ हो गए। जैसे मान लीजिए इसमें 10 कर दिए, इसमें 10 कर दिए, इसमें 15 कर दिए, इसमें 15 कर दिए, टोटल तो 50 हो रहे हैं, लेकिन सभी में अलग अलग मिला के 50 से कम थे। तो उसने क्या सोचा, ऐसे में क्या कहते हैं, इन एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट नहीं दूंगा, यह इस एक्ट के अंतर्गत आएंगे ही नहीं। तो कोर्ट ने देखा कि इस एक्ट का पर्पज़ क्या है। इस एक्ट का पर्पज़ है एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना। तो कोर्ट ने कहा कि सारी इंडस्ट्री को, चारों यूनिट्स को एक ही सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाएगा, और सिंगल यूनिट टोटल मिला के यह 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसलिए इस पर यह एक्ट अप्लाई होगा। इस एक्ट के पर्पज़ को फुलफिल किया जाना चाहिए। इस एक्ट का पर्पज़ था कि इन सभी एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दिए जाने चाहिए। तो एक बार थ्योरी देख लेते हैं इसकी। अ फैक्ट्री हैड 4 यूनिट्स, पैडी मिल, फ्लोर मिल, सॉ मिल एंड कॉपर शीट यूनिट। टुगेदर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर मोर देन 50. Regional Provident Fund Commissioner thereby directed the factory to give benefits to employees according to Employees Provident Fund Act 1952. The person concerned segregated the entire factory into 4 separate units wherein the number of employees in each unit had fallen below 50. So the provision do not apply on him. The court held that mischief rule is to be applied and all 4 units must be taken to be one industry. Therefore the EPFA will be applicable. कोर्ट ने पर्पस देखा इस एक्ट का, इस और कहा कि सारों की सारी यूनिट्स को एक कर दिया जाए, और सारी की सारी यूनिट्स को जब एक कर दिया गया तो एम्प्लॉयज़ टोटल जो है 50 से ऊपर हो गए। तो यहाँ पर यह एक्ट उन पे अप्लाई होगा, एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिल गया, इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल किया गया। मिस्चीफ रूल के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वह हैं कि इट क्लोज द लूप होल्स इन द लॉ, कानून के अंदर जो भी लूप होल्स होते हैं उनको क्लोज करता है, और इट अलाउज द लॉ टू डेवलप एंड अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स। बदलती हुई नीड्स के अकॉर्डिंग कानून को डेवलप किया जा सकता है, एडेप्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं मिस्चीफ रूल के, इट गिव्स जजेस अ लॉ मेकिंग रोल इन्फ्रिंजिंग अपॉन द सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो लॉ मेकिंग का काम है वह पार्लियामेंट का होता है, लेकिन इस रूल को इस्तेमाल करके जजेस एक लॉ मेकिंग रोल निभा रहे हैं, इसलिए यह सेपरेशन ऑफ पावर्स को इन्फ्रिंज कर रहा है। दूसरा डिसएडवांटेजेस, जजेस कैन ब्रिंग देयर ओन व्यूज़ एंड प्रेजुडिसेस टू अ केस। जजेस अपने विचार केस में ला सकते हैं, घुसा सकते हैं। इट क्रिएट्स अ क्राइम आफ्टर द इवेंट दस इन्फ्रिंजिंग द रूल ऑफ लॉ। यह इवेंट होने के बाद क्राइम क्रिएट कर रहा है। जैसे मान लीजिए उस सुपारी वाले केस में वह आदमी तो सोच रहा था कि मैं फूड की डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट की डेफिनेशन में, तो वह उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला रहा था। लेकिन जब कोर्ट में केस गया, जज ने इस केस में मिस्चीफ रूल अप्लाई कर दिया और कहा कि जी फूड में जो है सुपारी भी आ रही है, तो अब जो है वह आदमी
उस एक्ट के अंतर्गत आ गया। तो एक तरह से क्राइम क्रिएट हुआ है इवेंट के होने के बाद, जो कि इन्फ्रिंज करता है रूल ऑफ लॉ। ये डिसएडवांटेजेस हो गए। ये आपका मिसचीफ रूल कंप्लीट हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का फुल कोर्स आपको मिल जाएगा www.dacllb.com पर। फुल कोर्स में आपकी सभी टॉपिक्स की वीडियोस होंगी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स सब्जेक्ट की फुल PDF मिलेगी। ये आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा।